गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानविंद सिंह लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ें पढ़ी थी, राइट। अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है वो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को स्टार्ट किया है, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और अच्छे ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ओके, तो जब तक आप लोग अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे आपको कोई चीज़ तैयार नहीं होगी। तो मैंने कहा कि जब आप अगर एक लेक्चर छूट जाया करें तो उसको कंप्लीट कर लिया करें, क्योंकि शुरू में तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, फिर थोड़ा कम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप पढ़ोगे तो आपके आने वाले जो यूपी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और जब भी वीडियो को शुरुआत किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो पूरी वीडियो को पढ़ें, क्योंकि नॉलेज पूरा किया करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। और जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि रेगुलर वे पे यहाँ इस पर क्लासेस आ रही हैं और पढ़ोगे आप लोग। ओके, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो देखो उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ तो क्या हैं, ये उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में उसको समझते हैं। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, देखो मृदा या मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ, कौन से असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत है। ठीक है, मृदा या मिट्टी पृथ्वी की जो क्या है, मृदा या मिट्टी क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थ होते हैं, राइट, ऊपरी परत होती ना जो असंगठित पदार्थ, उसे हम मृदा मिट्टी कहते हैं, जो चट्टानों के विखंडन या वियोजन तथा वनस्पति के अवसादों के योग से बनती है। किसके? चट्टानों के विखंडन, वियोजन और वनस्पति के अवसादों के योग से बनती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में मृदाएं पैतृक पदार्थ जैसे चट्टानें, जलवायु दशाएं जैसे वर्षा और तापमान, ढाल की तीव्रता, ठीक है, और वनस्पति और समय कैसा दीर्घकालिक हो या अल्पकालिक पर निर्भर करती है। नहीं समझे इस पॉइंट को कि किसी भी क्षेत्र की जो मृदाएं होती हैं उस वो पैतृक पदार्थ मतलब जैसे चट्टानों पर निर्भर करती हैं, जलवायु पे भी निर्भर करती है और उसके समय काल पे भी निर्भर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें वनस्पति और समय काल पे भी निर्भर करती हैं, तो ये मृदाएं कहलाती हैं या मिट्टी कहलाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है, राइट, तो उसको समझना है हमें, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कौन सी मिट्टी होती है और किस में कैसी पैदावार होती है, सारी चीज़ें हम अच्छे वे में देखेंगे। ओके, तो देखो आपको मैंने बता दिया कि मिट्टी या मृदा क्या होती है, जो ऊपरी सतह पर परत पाई जाती है, असंगठित पदार्थ होते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं, राइट। और वो कैसे बनती है, तो वो चट्टानों के विखंडन, वियोजन और उसके समय काल, राइट, उसकी जलवायु दशाएं या वनस्पति की तीव्र वनस्पति, राइट, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब मिट्टी का वियोजन को समझेंगे। ओके, मिट्टी के वियोजन को बेटा समझेंगे तो एक एक चीज़ को अच्छे वे में देखो। मिट्टी का वियोजन किस प्रकार से बांटा गया, उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उनका वियोजन देखिएगा। तो गंगा के विशाल मैदान की नूतन तथा उपनूतन मिट्टियाँ, देखो गंगा के जो विशाल मैदान है वहाँ नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ पाएंगी, उसको एक भाग में बांट लिया। दूसरा भाग में बुंदेलखंडी है, जो बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंडी मिट्टियाँ या दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार या बिंद शैल से निर्मित मिट्टियाँ जो होती हैं वो मिट्टियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। गंगा के विशाल मैदान वाली नूतन या उपनूतन वाली मिट्टियाँ या बुंदेलखंड की मिट्टियाँ या जो कि बिंद पर्वत या दक्षिणी पठार में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन मिट्टियों को दो भागों में मिट्टियों का विभाजन कर लिया। अब इसमें जो गंगा के विशाल मैदान में जो मिट्टी पाई गई उसको देखते हैं। तो वो क्या है कि एक मिट्टी बांगर होती है या उसे पुरानी जड़ोद मिट्टी कहते हैं, एक दूसरी मिट्टी खादर होती है, उसे नवीन जड़ोद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की मिट्टियां होती हैं गंगा के विशाल मैदान में जो मिट्टियां पाई जाती, एक तो खादर एक बांगर। ठीक है, बांगर और एक खादर, दो मिट्टियां। अब ये बांगर मिट्टी कौन सी होती है उसको समझना है बेटा। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा, देखो जो बांगर मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें कौन सा खनिज की मात्रा कैसी होती है, कौन सी ज़्यादा मात्रा होती है, कौन सी कम मात्रा होती है, उसको समझिएगा। खनिज की प्रचुरता या मात्रा, ठीक है, में कौन कौन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है बांगर मिट्टी में, ठीक है, और चूना। कौन कौन? फास्फोरस और चूना, दो चीज़ें पाई जाती हैं। और कौन कौन की मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि पदार्थों की कमी होती है। कौन कौन? नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की मात्रा की कमी होती है। और कौन कौन? फास्फोरस और चूना की मात्रा इसमें बांगर मिट्टी में होती है। ओके, इस चीज़ को समझ गए। अब उपहार मिट्टी किसे कहते हैं, तो उपहार मिट्टी बांगर मिट्टी को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, कौन से भाग में? पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को ही नाम दिया गया उपहार मिट्टी। ठीक है, तो उपहार मिट्टी को भी बांगर मिट्टी के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, बांगर मिट्टी को क्या बुलाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी भी बुलाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को। अब बांगर मिट्टी के और भी कई नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में जिन्हें बुलाया जाता है, जैसे दोमट, मटियार, बलुई,
दोमट, पुरानी जड़ोद और उपहार मिट्टी, ये नाम दिए गए उत्तर प्रदेश में। कौन कौन? दोमट, मटियार, बलुई दोमट और पुरानी जड़ोद और उपहार मिट्टी। इस प्रकार से ये बांगर मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं एक बार और समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि मिट्टियाँ किस प्रकार से, मिट्टी क्या होती है, राइट। तो हमें बताना है कि मृदा और मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत होती है। ठीक है, जो चट्टानों के विखंडन, वियोजन और वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। ठीक है, कौन कौन? जो चट्टानों के विखंडन, वियोजन, वनस्पति के अवसादों के योग से बनती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक जैसे चट्टान, राइट, जलवायु दशाएं, ढाल की तीव्रता और वनस्पति के समय या दीर्घकाल या अल्पकालिक पर निर्भर करती है। तो मतलब कोई भी मृदा है तो वो किस पर डिपेंड करती है? उसके मतलब जो पैतृक चट्टान है, जैसे कि जलवायु दशाएं हो गई, राइट, और उसके ढाल की तीव्रता पे भी डिपेंड करती हैं, वनस्पति या समय पर भी निर्भर करती हैं। तो ये तो हो गया। ठीक है, अब मिट्टी का विभाजन जो मैंने बताया था, तो मिट्टी का विभाजन दो तरीके से बताया। एक तो बताया गंगा और यमुना का जो विशाल मैदान है वो हो गया, गंगा के विशाल मैदान के न्यूनतम और उपनूतन मिट्टियाँ, और दूसरा बुंदेलखंड की और विंध्य पर्वत और दक्षिण पठार की जो मिट्टियाँ हैं वो मिट्टियाँ। तो गंगा की जो विशाल मिट्टियाँ हैं, राइट, विशाल मैदान की जो मिट्टियाँ हैं वो दो तरीके से बांटी गई। कौन? बांगर मिट्टियाँ और खादर मिट्टियाँ। बांगर मिट्टियाँ या जड़ोर मृदा भी बोलते हैं इसे, और खादर को खादर या नवीन मृदा के नाम से, मतलब नवीन मतलब नई मृदा, और ये पुरानी जड़ोर मृदा मतलब पुरानी जड़ोर मृदा। ठीक है, तो ये दोनों नाम से। अब बांगर मिट्टी को देखते हैं, इस वाले पॉइंट को, बांगर मिट्टी को देखेंगे तो बांगर मिट्टी में सबसे पहले तो खनिज प्रचुरता देखते हैं कि खनिज कितना पाया जाता है। तो आपको बताऊं कि फास्फोरस और चूना की मात्रा इसमें होती है, और जबकि नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की मात्रा कमी होती है, इसमें कम होती है, राइट, इस तरीके से। और इसी बांगर मिट्टी को एक नया नाम दिया गया, उपहार मिट्टी। कभी अगर तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो बांगर मिट्टी है उसको उपहार मिट्टी के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, बांगर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? दोमट, मटियार, बलुई दोमट, जड़ोद, पुरानी जड़ोद, उपहार मिट्टी। ये क्या है? ये बांगर मिट्टी के जो अन्य नाम है उन नाम से। अगर पूछ ले जाए कि पुरानी जड़ोद क्या है, उपहार मिट्टी, तो यही बांगर मिट्टी का नाम है। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम जो अगला पॉइंट देखेंगे खादर मिट्टी के बारे में। ठीक है, आप खादर मिट्टी को देखेंगे। ठीक है, तो खादर मिट्टी को देखने के लिए देखते हैं सबसे पहले उसकी उर्वरता। ठीक है, उर्वरता कैसी देखेंगे कि बांगर मिट्टी की अपेक्षा, ठीक है, बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक मात्रा की उर्वरा शक्ति होती है किसमें? खादर मिट्टी में। ठीक है, खादर मिट्टी बेटर होती है बांगर मिट्टी से उर्वरा शक्ति में। ओके, तो इस चीज़ को समझ गए आप। इसके बाद खादर मिट्टी का विस्तार कहाँ होता है? तो नदियों के बाढ़ वाले मैदान में होता है। कहाँ होता है? नदियों के बाढ़ वाले मैदान में किसका? खादर मिट्टी का जो कि विस्तार होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके बाद खनिज देखेंगे कितना पाया जाता है, कौन कौन सा खनिज? तो चूना, पोटास और मैग्नीशियम तथा जीवाश्म की अधिकता होती है। कौन सी? चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, ह्यूमस पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। तो कौन कौन पदार्थ पाया जाता है? चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्म की अधिकता होती है। इसके बाद इसकी विशेषताएं देखें तो ये हल्के रंग वाली छिद्र युक्त महीन कणों वाली मिट्टी होती है। कैसी? हल्के रंग तथा छिद्र युक्त महीन कणों वाली मिट्टी होती है। कौन सी? खादर मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बांगर मिट्टी के नाम पढ़े थे, तो इसके देखेंगे नवीन जड़ोद, ठीक है, कछारी, सिल्ट, बलुआ और मटियार, दोमट आदि मिट्टी इसका नाम होते हैं। तो इनके अन्य नाम क्या? नवीन जड़ोद, कछारी, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट आदि इनके नाम होते हैं। तो खादर मिट्टी समझ में आया। ओके, इसी तरीके हमने बांगर मिट्टी पढ़ी, फिर खादर मिट्टी के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं, सारी मिट्टियों के बारे में एक अच्छा वे में नॉलेज करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम आगे, उसके आगे। ओके, आप भाबर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि जो भाबर क्षेत्र की हैं वो कुछ मिट्टियां हैं, उनके बारे में कुछ देखेंगे, थोड़ा सा नॉलेज करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। ठीक है, तो ये कौन सी कैसी भाबर पर्वतपतीय मिट्टियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं उनको देखेंगे। मोटी रेत, कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी हैं। कौन सी?
मोटी रेत, कंकड़, पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी है, राइट। वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। कैसी? मोटी रेत, कंकड़, राइट, और निर्मित अत्यंत छिछली टाइप की मिट्टी होती है ना, वो पाई जाती है। जहाँ नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टियों में कुछ जैसे गंगा यमुना के यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसका क्या नाम है, कैसा विस्तार है, और राइट, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। और उसका उत्तर प्रदेश में एक नया नाम दिया जाता है खुद की भाषा में, राइट, तो उन चीज़ों को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है? देखो, गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? जड़ोर एवं कॉप मिट्टी का विस्तार है। कौन सी मिट्टी का? जड़ोत एवं कॉप मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। ये भाबर पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के दोमट और बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या नाम दिया गया, उसको देखेंगे। सिकटा एवं करियाल एवं धनका मिट्टी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये भाबर और पर्वतीय क्षेत्र का थोड़ा सा मैंने बताया, पर्वतपदीय क्षेत्र का थोड़ा सा एक विस्तार बताया, राइट। अब इसके आगे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो कितनी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, टोटल सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसके आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने ले लिया है आपको समझाने के अनुसार, ओके। कि ये प्रमुख मिट्टियाँ हैं, ओके। कौन कौन सी मिट्टियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश में, तो देखिएगा। जड़ोर मिट्टी, पर्वतपदीय मिट्टी, ठीक है, लाल बलुई मिट्टी, तराई मिट्टी या तराई मृदाएँ या लवण प्रवाहित मृदाएँ, ठीक है, लाल और पीली मृदाएँ याद करते चलिएगा, ठीक है। मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, कौन सी? मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, मध्य काली मृदाएँ और कैल्शियम युक्त मृदाएँ। कौन कौन सी? दोबारा से याद करने की कोशिश करिएगा। जड़ोर मिट्टी या जड़ोर मृदाएँ, पर्वतपदीय मृदाएँ, लाल बुलई मृदाएँ, तराई मृदाएँ, लाल बुलई मृदाएँ, तराई मृदाएँ, ठीक है, तराई मृदाएँ, लवण प्रवाहित मृदाएँ, लाल और पीली मृदाएँ, ठीक है, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ, मध्य काली मृदाएँ, कैल्शियम युक्त मृदाएँ। ये उत्तर प्रदेश की वो मृदाएँ हैं या वो मिट्टियाँ हैं जो बहुत प्रमुख हैं, राइट। तो ये आपको एक एक करके याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। और मैंने सब बताते जा रहा हूँ कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो मैं सारा कुछ अभी बताते जा रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अब हमें क्या देखना कि बुंदेलखंडीय मृदा जो है वो किस प्रकार की है, उसके नाम पहले। तो बुंदेलखंडी मृदा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बे में तो नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, ओके। तो बुंदेलखंडी मृदा को कौन कौन नाम से? परवा या पड़वा, ठीक है, परवा या पड़वा नाम से मृदा के नाम से बुलाते हैं, या माड़। देखो कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, अन्य नाम कौन कौन? तो पड़वा मृदा होती है, माड़ मृदा होती है, राकर मृदा होती है और भोंटा मृदा आदि मृदाएं बुंदेलखंडी मृदा में आ जाती हैं, जो बुंदेलखंडी मृदा होती हैं। तो एक बार परवा, माड़, राकर, भोंटा, ओके, याद होगी। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि राकर मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में, या भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड में, या पड़वा मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो भी बुंदेलखंड में, या माड़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो भी बुंदेलखंडीय मृदा है। ये इसका जो विस्तार है वो क्षेत्र बुंदेलखंड का जो विस्तार है उस तरीके का जो इस मृदा का विस्तार है, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में इन मृदाओं का क्या विस्तार है। फिर इसके बाद बुंदेलखंडी मृदा है क्या? उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियाँ। जो उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंडी मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? तो मैं बताना चाहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी है, ठीक है। तो वो बुंदेलखंडी मृदा कहलाती है। तो इस तरीके से बुंदेलखंड की मृदाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया हमने, जानकारी ले ली, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, उसका विस्तार बता दिया, ठीक है। और बुंदेलखंडी मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ हैं इनको देख लें दोबारा से। जड़ोल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल बुलई मिट्टी, तराई मिट्टी, लवण प्रवाहित मृदाएँ या मिट्टी, ओके, लाल और पीली, मिश्रित लाल और काली, मध्य काली या कैल्शियम युक्त मृदाएं। ये मृदाएं होती हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख मृदाएं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ओके। और उसके बाद हम अपर्दन पढ़ेंगे, मृदा अपर्दन कैसा, किस प्रकार से, किस जगह पर कैसा होता है उसके बारे में। तो देखते हैं हम कि इसके आगे देखते हैं, ठीक है। पहले अपर्दन देखते हैं या फिर पहले लाल मिट्टी देखते हैं, फिर उसके बाद अपर्दन बताऊंगा, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया ना, ओके। तो इसको आप अगर नहीं आए तो दोबारा से वीडियो देख लिया करेंगे, तुरंत समझ में आ जाता है। कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां हैं जड़ोर मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लाल बुलई
ठीक है। तराई मृदाएं लवण प्रवाहित लाल और पीली, मिश्रित लाल और काली, मध्य काली और कैल्शियम युक्त। इस प्रकार से पढ़ लोगे, इसलिए बुंदेलखंड के अन्य नाम हैं, विस्तार हैं, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, तो अब इसके बाद लाल मिट्टी वाला क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में इसके क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन? मिर्जापुर, सोनभद्र आदि। ठीक है, इन जिलों में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, और देखो ये जो लाल मिट्टी है, इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो वो बालू में लाल सेलों के अपक्षय से द्वारा होता है। जो बालू में जो लाल, देखो किससे होता है? बालू में लाल सेलों के जो अपक्षय होता है। ठीक है, क्या होता है? अपक्षय होता है। सो इससे किसका? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, और इसमें जो लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली वो फसलें हैं, जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं, वो गेहूं है, चना है एवं दलहन आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो लाल मिट्टी की इतनी बात समझ गए ना? ओके, अब लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म, फास्फोरस, चूना आदि खनिजों की कमी होती है। ठीक है, इसमें कम पाया जाता है। कौन कौन? नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना आदि खनिज कम पाए जाते हैं। ठीक है, लाल मिट्टी का जो विस्तार है, ठीक है, जो लाल मिट्टी का विस्तार है वो कहाँ? बेतवा और धसान जो नदी है, ठीक है, वहाँ पर इसका लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से लाल मिट्टी के बारे में, तो लाल मिट्टी सबसे पहले ये देखना है कि लाल मिट्टी किन जिलों के बीच? तो मिर्जापुर और सोनभद्र के बीच। फिर उसके बाद उसमें उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन? गेहूँ, चना और जो दलहन फसलें होती हैं वो उसमें बहुत उगाई जाती हैं। उसके बाद लाल मिट्टी किससे पैदा होती है, किससे निर्माण होता है? तो बालू में लाल सेलों के अपक्षय द्वारा जो होता है उससे लाल मिट्टी बनती है। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म आदि चूनों खनिजों की कमी होती है। और उसके बाद लाल मिट्टी किस नदियों के पास पाई जाती? बेतवा और धसान। ठीक है, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया लाल मिट्टी के बारे में। अब देखते हैं हम कि जो मृदा अपरदन होता है वो किस प्रकार कहाँ पर होता है, तो वो समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने क्षेत्र बांटे उत्तरी, उत्तर में, ठीक है, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी, इस तरीके से ये क्षेत्र बांट दिए। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में जो अपरदन होता है उसे हम परत अपरदन के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी क्षेत्र में जो अपरदन होता है उसे हम परत अपरदन के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, इतना समझ गए। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे जो पश्चिमी क्षेत्र में जो अपरदन होता है, तो पश्चिमी क्षेत्र के इस तरफ जो अपरदन होता है उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन कहते हैं। और जो इस तरफ के क्षेत्र में होता है, जैसे मथुरा साइड, आगरा साइड, वहाँ उसको हम वायु अपरदन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो वायु अपरदन समझ गए। ठीक है, अवनालिका अपरदन कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर वाली, मतलब उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र वाला, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र वाला कौन सा एरिया? वहाँ पर अवनालिका अपरदन होता है। और दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र वाला, वहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र वाला होता है, वहाँ पर वायु अपरदन होता है। और दक्षिणी क्षेत्र के इस तरफ जो होता है वो रिल अपरदन होता है। कौन सा? रिल अपरदन होता है। और दक्षिणी क्षेत्र के इस तरफ कौन सा अपरदन होता है? जलीय अपरदन होता है। कौन सा अपरदन? जलीय अपरदन होता है। तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन अपरदन? रिल अपरदन और जलीय अपरदन। और पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपरदन और वायु अपरदन। और उत्तरी क्षेत्र में कौन सा? परत अपरदन होता है। अब ऐसे पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र के इस एरिया में कौन सा अपरदन होता है? परत अपरदन होता है। देखो यहाँ उत्तरी एरिया में यहाँ होता है, और पूर्वी क्षेत्र के इस एरिया में भी कौन सा? परत अपरदन होता है। और पूर्वी क्षेत्र के इस एरिया में कौन सा? जलीय अपरदन होता है, क्योंकि यहाँ जलीय अपरदन होता है तो यहाँ जलीय अपरदन होता है। तो आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश के जो मृदा अपरदन है वो किस प्रकार से होता है, क्षेत्रीय मृदा अपरदन। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो उत्तरी ओर कौन सा होता है? परत अपरदन, समझ गए ये वाला। ठीक है, अब उत्तर की ओर ये पश्चिमी वाला देख लेते हैं। पश्चिमी के उत्तर की तरफ, पश्चिम के उत्तर की तरफ, ठीक है, पश्चिमी उत्तर जिसे कहते हैं ना, तो उत्तर तरफ अवनालिका अपरदन होता है। और पश्चिमी दक्षिण तरफ कौन सा होता है? वायु अपरदन होता है। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र को देखेंगे तो दक्षिणी के इस तरफ कौन सा? रिल अपरदन होता है। और दक्षिणी के इस तरफ कौन सा होता है? जलीय अपरदन होता है। ठीक है, इसी प्रकार पूर्वी अपरदन, तो पूर्वी अपरदन के ऊपर तरफ कौन सा? परत अपरदन होता है। और पूर्वी क्षेत्र के नीचे की तरफ कौन सा? जलीय अपरदन होता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार होते हैं। तो मृदा अपरदन को समझ गए आप, उत्तर प्रदेश का किस प्रकार होता है। और लाल मिट्टी में को भी आप समझ गए होंगे कि लाल मिट्टी के क्षेत्र कौन सा होता है। मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में इसका क्षेत्र होता है। इसमें फसलें कौन सी होती हैं? गेहूं, चना, जो दलहन फसलें होती हैं वो होती हैं। और ये मिट्टी किससे बनी? बालू में
लाल सेलों के अपक्षय द्वारा होती है। और इसकी जो जीवाश्म मतलब क्या क्या नहीं पाया जाता, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, चूना ये आदि ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ होता है? बेतवा और कौन सी धसान नदियों के बीच में इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने इन मिट्टियों के बारे में पढ़ा है, राइट। थोड़ा दो चार क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, MCQ सीरीज चलेगी, तो आप में सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो मिट्टी, आज हमने सारे मिट्टी की चीज़ें देख ली, मिट्टी के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज किया। अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा, ओके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है और अगर एक बार में नहीं समझ में आता, तो उसको दोबारा पढ़ लिया करो। देखो क्या है कि वीडियो थोड़े से जल्दी भी खत्म करना, क्योंकि आप लोग क्या कम समय में अच्छा पढ़ ले, तो थोड़ा सा मैं थोड़ी हल्की स्पीड पकड़ता हूँ। तो आप क्या करो, उसको 2 बार वीडियो देख ली तो जल्दी कंप्लीट हो जाया करेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही। और जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो जरूर देखा करें। जब अगर एक वीडियो देखी तो पूरी वीडियो देखने की कोशिश किया करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें तैयार करने में और आप तक पहुँचाने में बहुत समय लगता है। और आप जब तक सपोर्ट करेंगे तभी मेरा भी मन लगता है काम करने में, राइट। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए, ओके। बाय बाय एवरीवन।